नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना बर्नवाल, हिंदी से यूजीसी नेट क्वालिफाइड। मैं यूजीसी नेट एनटीए नेट की तैयारी कराने, जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। जिनके पास भी पुस्तक नहीं है वह ये वीडियो देख के अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारियाँ कर सकता है। मैं यहाँ 5 साल के क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवाने जा रही हूँ। तो यह है दिसंबर 2020 और 2021 जून के पेपर। तो पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज राजसों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पद्धड़िया, कवित्त, सवैया। तो चंद्रबरदाई ने कवित्त छंद का प्रयोग किया। उन्होंने कुल 68 छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें कुछ के नाम ये है: दूहा, कवित्त, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर कवित्त होगा। इसे आप याद रखिएगा। और रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो यह ऑप्शन है चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। तो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है और इसके संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल थे और इसका प्रकाशन उन्होंने 1930 में किया था। इसमें कुल 7 निबंध थे: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि। तो ये पहले विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुई थी और बाद में 1939 ईस्वी में चिंतामणि भाग 1 के नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से है? तो प्रभाववादी आपको नाम से ही पता होना चाहिए, जो हमारे विचारों पर प्रभाव डाले, किसी भी आलोचक के विचारों पर प्रभाव डाले, वो प्रभाववादी आलोचना कही जाएंगी। तो इसमें है प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन। तो अवचेतन मन का कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए पहला गलत हो गया। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना थी। तो हाँ, ये बात सही है, पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना थी। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है, ऐसा नहीं है। वो उसके मन पे पड़े प्रभाव को वह आलोचना में रखता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव करता है, तो ये बात सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शंस दूसरा और चौथा, ये 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 2 और 4। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, 4 पे, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता है? तो चंदन बाला रास के रचयिता जो हैं आसगु कवि हैं, मुझे याद था। वैसे ऑप्शन देख लेते हैं: जिनधर्म सूरी, सुमतिगढ़, मुनिजिन विजय और आसगु। तो आसगु जो हैं चंदन बाला रास के रचयिता हैं। और इसके बाकियों की वही देख लेते हैं। नेमिनाथ रास के हैं मुनि सुमतिगढ़ी, और रेवंतगिरी रास के हैं विजय सेन सूरी, श्रावकाचार्य के देवसेन, स्थूलीभद्र रास की जिनधर्म सूरी हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाइए। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये सारी रचनाएं उनके यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर आएगा, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल आएगा और फिर उसके बाद मध्यकालीन बोध होगा। तो 4 3 2 4, 4 3 2 1। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई थी, कबीर 1941 में आई थी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में आया था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में आया था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा की गई है कौन से उपन्यास में? ये वामा शिक्षक है, या परीक्षा गुरु है, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा सपने। अगर आपने इसमें से आपके सिलेबस में लगे हुए रचनाओं को पढ़ा है तो ये परीक्षा गुरु होगा, क्योंकि परीक्षा गुरु में ही मतलब ये लाला श्रीनिवास दास का था और इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके पड़े प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो यह परीक्षा गुरु 1882 में आया था। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो यह इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। तो
इसका ऑप्शन होगा बी, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर, अनल, अंगार, वात, हत, लतिका व सुकमा, पढ़िए सुतर। यह काव्यांश का प्रतिभा, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत कृत प्रवर्तन से उद्धृत है। ठीक है। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम लिखना है। शेखर एक जीवनी है, तमस है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, मैला आंचल है। तो आप इसको देख लीजिए। सॉरी, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तमस और मैला आंचल। तो बाणभट्ट की आत्मकथा इसमें सबसे पहले आया होगा, क्योंकि वह आया था 1940 में, नहीं 1940 में आया था आपका शेखर एक जीवनी। फिर उसके बाद यह आया था बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में। शेखर एक जीवनी के 2 पार्ट में आए थे, 1940 और 44। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में आया था। और आपका मैला आंचल आया था 1954 में, और तमस आया था 1973 में। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, शेखर एक जीवनी को लेंगे तो पहला और दूसरा, पहला तीसरा, यानी डी में है 1 3 4 2। हाँ, तो वो करेक्ट होगा। अब इस सूची को मिलाइए। प्लेटो, द ग्रेट ट्रेडिशन, बिम्सार, WK, इयॉन और कॉलरिज का लेक्चर ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस का लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसमें से जो आपको आता है पहले आप उसे देखिए। अगर हम इयॉन को मैच कराते हैं तो आपका इयॉन है प्लेटो का। ठीक है, इयॉन है प्लेटो का। तो हम पहले इयॉन जो है ए का 2 से मैच कराएंगे। ए का 2 से सिर्फ एक में ही है, ए ऑप्शन में, तो हमारा उसी से मैच करता है। बाकी के आंसर्स हम देख लेते हैं। प्लेटो का इयॉन है, बिम्सार WK का लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री है, कॉलरिज का लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर है, फ्रैंक रेमंड लेविस का द ग्रेट ट्रेडिशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक वेद अवंती को माना है? भामा ने माना है, वामन ने, कुंतक ने या भोजराज ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोजराज ने माना है। भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति। वामन ने रीति के 3 भेद किए, वैदर्भी रीति, गौड़ी, पांचाली। तो इसे आप याद रखिएगा। अभी 10 क्वेश्चन करा रही हूँ, आगे की 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।